हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कनन गर्ग। तो कल हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक परिचय कंप्लीट कर लिया था। अब सेकंड टॉपिक बैंक है। उसमें अभी सबसे पहले बैंक की परिभाषा। ऐसी वित्तीय संस्था जो मध्यस्थता, जिनके पास धन की अधिकता और जिनके पास धन की आवश्यकता हो या जिनको धन की आवश्यकता हो, उनके मध्य में कार्य करना की भूमिका निभाते हैं। बैंक वह है जो पूरे वित्तीय व्यवस्था का ऐसा मध्यस्थ बिंदु है जो पूरे वित्तीय बाजार में मुद्रा के आवागमन का कार्य करता है। अब इसको आसान भाषा में कैसे समझें? बैंक सबसे पहले तो वो है जहाँ जनता का पैसा जमा होता है और जनता को कभी उधार लेने की नौबत आ जाए तो बैंक ही एक ऐसा साधन है जहाँ से वो उधार ले सकता है, लेकिन उसके बदले उसे ब्याज भी चुकाना होता है। वो आगे सब कुछ आएगा। ओके, तो एक ही डेफिनेशन हो गई। एक ऐसी डेफिनेशन है कि बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो मध्यस्थता का काम भी निभाता है किन किन के बीच, जिनके पास धन की अधिकता है और जिनको धन की आवश्यकता है। भाई, जिनके पास धन की अधिकता है वो भी अपना पैसा आजकल अपने घर पे नहीं रखते, वो भी अपना सारा पैसा बैंक के लॉकर में जमा करके रखते हैं भाई, या बैंक में रखते हैं। और जिनको धन की आवश्यकता हो, और जो मतलब ऐसे जिनके पास धन की आवश्यकता होती है, वो लोग अपना थोड़ा बहुत पैसा जमा कर लेते हैं और बैंक में रख देते हैं। आपने देखा होगा तो बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं कुछ टाइम बाद देखते हैं तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, मतलब पैसे बढ़ते जाते हैं हमारे, तो एक हमें उससे भी प्रॉफिट मिल जाता है। तो उसके बीच बैंक एक बिंदु का काम करता है। ओके, बैंक है जो पूरी वित्तीय व्यवस्था का ऐसा मध्यस्थ बिंदु है जो पूरे वित्तीय बाजार में मुद्रा के आवागमन का कार्य करता है। वित्तीय बाजार को दो पार्ट में बांटा है, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, जो कि आज आगे आएगा, आज नहीं मतलब आगे आएगा। ओके, अब ये मुद्रा के आवागमन का कार्य करता है। तो बैंक जो है वो मुद्रा के आवागमन का कार्य भी करता है, मतलब पूरे बाजार में मुद्रा का आना और जाना वो बैंक के द्वारा ही होता है। मुद्रा यानी करेंसी, करेंसी हर व्यक्ति को मिले, वो इसका उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट है बैंकों का इतिहास। इतिहास है वैदिक काल में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ओनली वैदिक काल वाला। आगे जो आधुनिक काल वाला है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। वैदिक काल में जो इतिहास रहा है, तो जब वहाँ ऋण देते थे तो उसको नपत्रा नलेखा कहलाते थे, कहा जाता था। और उस समय के ब्याज को सुधोकरी बोलते थे। उस समय जो ब्याज दिया जाता था उस टाइम पे उसको सुधोकरी बोलते थे। मनुस्मृति में ब्याज का वर्णन किया गया है, और जो ब्याज कैसे क्या होती है, मतलब ब्याज की पूरी डिटेल का जो वर्णन किया गया है वो मनुस्मृति में किया गया है। आगे है आधुनिक काल। आधुनिक काल की बात करें तो ये वैदिक काल हो गया। आधुनिक काल पे आते हैं। जब यूरोप के लोग भारत से निरंतर व्यापार करने के लिए आते रहते थे तब उन्होंने अपनी सुविधा के लिए बैंक खोले। ये लोग व्यापार के लिए मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता आदि आते थे। आदि नहीं, मतलब ये तीन जगह ही आते थे, इसलिए इन्होंने बैंक भी यहीं स्थापित किए। क्या होता था, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो जितने भी यूरोपियंस थे वो सारे के सारे व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भी चलती थी, तो वो सारे व्यापार करने के लिए भारत आते थे। तो भारत में भी वो तीन जगह फेमस थे जो वहाँ जहाँ पे वो व्यापार करते थे, यानी कि तीन जगह वो थी, बम्बई, चेन्नई, कलकत्ता। ये तीन जगह पर वो लोग अपना व्यापार करने के लिए आते थे। तो उन्होंने सोचा जब वो व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, अब मान लो उनके पास पैसे की कमी आ गई या कुछ हो गया, तो उन्होंने सोचा कि अब वो वापस तो वहाँ पैसे लेने के लिए जाएंगे ही नहीं। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, एक भारत में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उन्हें कभी पैसे की अर्जेंट नीड आ पड़े तो वो यहीं से उपलब्ध कर लें आसपास के एरिया से। तो उन्होंने सबसे पहले बम्बई, चेन्नई, कलकत्ता में ही अपने बैंक स्थापित किए जिससे उन्हें व्यापार करने में सुविधा रहे। सो इसलिए उन्होंने अपने बैंक यहाँ स्थापित किए। ओके, अब इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे देशों से बैंकिंग और बीमा जैसी संस्थाओं का जन्म हुआ। भारतीय धन के आदान प्रदान के लिए हुंडी का प्रयोग करते हैं। मतलब फर्स्ट पॉइंट ये देखा हमने, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे देशों से बैंकिंग और बीमा जैसी संस्थाओं का जन्म हुआ। तो मतलब बैंकिंग और बीमा, मतलब बैंकिंग तो आप देख ही रहे हो, बीमा वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जिनका ऐसी संस्थाओं का जो जन्म हुआ है वो किन देशों से हुआ है, तो बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे देशों से। भारतीय धन के आदान प्रदान के लिए हुंडी का प्रयोग करते हैं। तो भारतीय धन का आना और जाने के लिए अपने हुंडी का प्रयोग करते हैं। फैक्ट, अनुसूचित बैंक, वे बैंक जिनका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम 1949 में दर्ज हुआ है वे अनुसूचित बैंक कहते हैं।
अधिकांश बैंक इसी श्रेणी के हैं। अनुसूचित बैंक वो बैंक होते हैं जो भाई आरबीआई का जो एक्ट है 1949, आरबीआई जो भी काम करता है वो 1949 के एक्ट के तहत ही कार्य करता है, वो आगे देखेंगे। तो जो भी आरबीआई की सूची में शामिल हो गए हैं, वो जितने भी बैंक, कोई भी बैंक हो, आप आईडीबीआई वगैरह की कोई भी बैंक ले लें, अगर वो आरबीआई की सूची में शामिल हो गए हैं, यानी आरबीआई उन बैंकों को गिनता है, आरबीआई की लिस्ट में वो बैंक आते हैं, तो वो अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। ओके, अब बात करते हैं वाणिज्यिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक। अनुसूचित बैंक को शेड्यूल बैंक भी बोल देते हैं। वाणिज्य बैंक, कॉमर्शियल बैंक वे बैंक जो वाणिज्यिक गतिविधियों को संपादित करते हैं, वाणिज्यिक गतिविधियां क्रय विक्रय से संबंधित होती हैं। वाणिज्य बैंक टोटल व्यापार पे रहते हैं। व्यापार में इनका उद्देश्य ये है कि इनको केवल लाभ से मतलब होता है, ये हानि बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, इन्हें केवल लाभ से मतलब होता है और लाभ पर ही काम करते हैं। आगे बहुत डिटेल में आएगा। राष्ट्रीयकृत बैंक यानी नेशनलाइजेशन बैंक, वे बैंक जिनका स्वामित्व सरकार के पास होता है वे राष्ट्रीयकृत कहलाते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक वो होते हैं जिनमें भारत सरकार का योगदान होता है या भारत सरकार उनका मालिक होता है या स्वामित्व होता है, यानी कि ओनर जो होगा वो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, वो राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाते हैं। ओके, अब बात करते हैं बैंकों की स्थापना की। तो सबसे पहले आता है 1770 में अंग्रेजों यानी कि एबी अलेक्जेंडर की जो कंपनी थी उसने कलकत्ता में सबसे पहले अपना बैंक स्थापित किया। इसका नाम उसने बैंक ऑफ हिंदुस्तान दिया। ओके, परंतु यह जो है असफल सिद्ध हुआ क्योंकि इसमें कुछ खामियां नजर आई, तो इस वजह से ये बैंक असफल सिद्ध हुआ, जो कि कलकत्ता में फर्स्ट ऑफ ऑल खोला गया था। सेकेंड 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। तो सबसे पहले 1806 में बैंक ऑफ बंगाल खोला गया, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे खोला गया, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास खोला गया। फिर इसके बाद 1770 के बाद ये 3 बैंक खोले गए थे। ठीक है, पहले सरकार की भागीदारी इसमें बहुत कम थी। 1862 तक इन बैंकों ने कागजी नोट जारी किए थे। क्या था कि पहले सरकार की भागीदारी बहुत कम होती थी और इन्हीं बैंकों ने सबसे पहले कागजी नोट लेके आए थे, ये पूछा जाता है। ओके, अब क्या हुआ, ये 3 बैंक जो बना दिए गए थे, बंगाल और बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों को मिला के फिर एक बड़ा बैंक बनाया गया 1921 में। 1921 में इन तीनों बैंकों को जोड़ के एक नया इंपीरियल बैंक बनाया गया। इन तीनों को उन्होंने जोड़ दिया था और उसके बदले में एक बड़ा बैंक बनाया था 1921 में, इंपीरियल बैंक। फिर क्या हुआ, इंपीरियल बैंक बना दिया था 1921 में, लेकिन उसी का जस्ट नाम बदल के, उसी को एक अलग नाम देके 1925 में उसका बस एसबीआई नाम रख दिया गया था। बाकी बैंक तो इंपीरियल ही था, लेकिन बस उसका नाम बदलकर एसबीआई रख दिया गया था और उसका उस टाइम पर राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। पहले आपने देखा था, मैंने लिखा था यहाँ पे कि इसमें पहले सरकार की भागीदारी नहीं थी, लेकिन अब राष्ट्रीयकरण हो गया तो सरकार की भागीदारी इसमें पूरी अब रहेगी। 1955 के बाद अब बात करते हैं 1958 और 59 में। तो 1958 और 1959 में जो भी बैंक रही होंगी वो एसबीआई के सहयोगी के रूप में कर दी और उसी वक्त उनका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि क्या हुआ था, 1921 में उन्होंने बड़ा बैंक कर दिया, तो उन 3 बैंक को मिला के इंपीरियल बैंक के बाद उन्होंने फिर क्या किया, 1955 में उन्होंने उसका नाम बदल के एसबीआई कर दिया था और राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। ठीक है, 1958 के बाद जो सहयोगी बैंक थे उनको भी एसबीआई के साथ काम करने के लिए बोल दिया गया और उसी टाइम उनका भी राष्ट्रीयकरण हो गया। तो 1958 से 1959 तक कवर कर लिया है। अब बात करते हैं 1843 के बाद, मतलब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा था वो 1806 और वो जो 3 बैंक थे वो वाले कॉन्सेप्ट चल रहा था 43 तक। अब हम फिर से 43 के बाद आते हैं, क्योंकि अभी जो इंपीरियल बैंक वगैरह ये आए थे ये उन्हीं तीनों बैंक के लिए चल रहा था। अब हम 1843 के बाद बात करते हैं, फिर से उसी पे आते हैं। तो 1843 के बाद फिर 1865 में इलाहाबाद बैंक आया। ठीक है, 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक आया। ये इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि इस बैंक में ये बहुत बड़ा योगदान ये रहा कि इसमें सबसे पहले भारतीयों को भागीदारी करने की अंग्रेज़ों के द्वारा अनुमति मिली
कि अब इसमें भारतीय भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अपनी हिस्सेदारी अपना योगदान दे पाएंगे। फिर 1895 में लाला लाजपत राय की प्रेरणा से पंजाब नेशनल बैंक आया। यह पहला ऐसा बैंक है जिसमें भारतीयों को पूर्णतः भागीदारी करने का मौका मिला। 1881 में कॉमर्शियल बैंक आया था, उसमें उन्होंने बोला था कि थोड़ी बहुत हिस्सेदारी ये है कि भारतीय कर लेंगे, भारतीय भी थोड़ा बहुत मैनेजमेंट देख लेंगे, लेकिन उन्होंने 1895 में ये बोल दिया कि पूर्णतः भागीदारी कौन करेगा, भारतीय। ओके। 1991 में 1991 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आया। इसमें कहा गया कि स्वामित्व भी भारतीय होंगे और प्रबंधन भी वही देखेंगे। इसमें उन्होंने ये बोल दिया कि भाई मैनेजमेंट भी वही देखेंगे और जो मालिक होगा वो भी भारतीय ही होंगे। ओके। आज तक भारत में कुल आज़ादी तक भारत में कुल 500 बैंक थे, मतलब 1947 तक 500 बैंक रही थी। आज़ादी के बाद इतनी सारी बैंक हो गई थी कि उनको नियंत्रण करना असंभव था, तो उनको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई एक्ट लाया गया। जैसे कि हमें रेगुलेट करने के लिए हमारे मम्मी पापा होते हैं, वैसे ही बैंक को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई एक्ट लाया गया। 1934 में आरबीआई एक्ट आया था। 1935 में ये पारित हो गया था, यानी पास हो गया था। 1949 को इसका नेशनलाइजेशन किया गया था, यानी राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर क्या हुआ, इसकी और शक्ति बढ़ाने के लिए, किसको और सब कुछ बताने के लिए 1949 में बैंकिंग अधिनियम भी लाया गया, जिससे इसकी शक्ति और बढ़ जाए। और ये क्यों लाया गया था, क्योंकि इनमें बैंकिंग अधिनियम में इन्होंने स्पष्ट बता दिया गया था कि और जो बैंक होंगी वो किस तरीके से काम करेंगी, किस तरह से और बैंकों को नियंत्रित करेंगी, इसीलिए बैंकिंग अधिनियम आया था। ओके। फिर आगे नेशनलाइजेशन हो ही रहा था। फिर 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब ये 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस आधार पर किया गया, जिनकी पूंजी 50 करोड़ या उससे अधिक थी या 50 करोड़ थी, उस आधार पर इनका नेशनलाइजेशन किया गया। और वो 14 बड़े बैंक ये हैं: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडिया बैंक, इंडियन ओवरसी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया। ये 14 बड़े बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। वो किस आधार पर किया गया था, जिनकी पूंजी 50 करोड़ या उससे ऊपर थी। फिर जो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1969 में किया गया था। फिर उसके बाद 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, वो 1980 में किया गया था। ये किस आधार पर किया गया था, जिनकी पूंजी 200 करोड़ या उससे अधिक थी। वो 6 बड़े बैंक ये रहे आपके सामने: आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया। इन 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी पूंजी 200 करोड़ या उससे अधिक थी। फिर आगे न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मिला लिया गया था। न्यू बैंक ऑफ इंडिया आपने देखा होगा, न्यू बैंक ऑफ इंडिया इसमें आया था अभी ऊपर, ये देखिए, चेक कीजिए। 1980 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया। 1980 वाला जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था उसको पंजाब नेशनल बैंक में मिला लिया था 1993 में। पंजाब नेशनल बैंक अभी हमने पहले ही देखा था, पंजाब नेशनल बैंक जो कि 1895 में आया था। फिर आगे बात करें तो 2004 में ही आईडीबीआई बैंक जो है उसको अनुसूचित बैंक बोल दिया गया था। अनुसूचित बैंक हम देखेंगे आगे कि क्या होते हैं, अभी आप याद रखिएगा। 2008 में एसबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को अपने में मिला लिया था। मतलब स्टेट बैंक, एसबीआई की कुछ शाखा थी, 6 शाखा हैं एसबीआई की, तो उनको क्या है, उसमें से एक जो थी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, उसको एसबीआई में मिला लिया था 2008 में। फिर 2010 में एसबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को मिला लिया था। फिर आगे है यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक को भी आईडीबीआई में मिलाया गया 2006 में, ये याद कर लेना। फिर ये कॉन्सेप्ट चल रहा था 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो है एसबीआई में मिल गया था, 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर एसबीआई में मिल गया था। फिर 2017 में एसबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद,
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ रावणकोर अपने में मिला लिए थे और भारतीय महिला बैंक को भी मिला लिया था। ये बैंक 2011 में बनी थी। सो ऐसे ऐसे करके इन सब लोगों ने अपने आप को मिला लिया था, SBI में मिला लिया था। 2018 में, ये तो अभी करंट की नॉलेज आप सबको पता होगी, 2018 में विजया बैंक को, देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया था। ये अभी किया गया है 2018 में, तो सबको पता ही होगा। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं जो बैंकों का वर्गीकरण है, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में कि अनुसूचित बैंक क्या होते हैं और गैर अनुसूचित बैंक क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब माई चैनल।